हेलो नमस्कार एंड वेलकम एवरीबॉडी। वेलकम टू अवलोकन आईएएस। माय नेम इज सुदर्शन मिश्रा। और अभी हम कर रहे थे पीटी 365 का सेशन, जिसमें हमने जनवरी तक के करंट अफेयर्स कवर कर लिया है। फरवरी मार्च अप्रैल का अभी पीटी 365 का अपडेटेड वर्जन आया नहीं है, इसीलिए उसको मैं मंथली मैगजीन से कवर करा देता हूँ। ठीक है, जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सेक्शन है उसको मंथली मैगजीन से कवर करा के उसको जल्दी खत्म कर देंगे। और इसके बाद में फिर ये जब खत्म हो जाए फिर आप रिवीजन आराम से कर सकते हो। ठीक है, और इसमें एक और चीज की मैं जो जरूरी एस्पेक्ट है बस वही बताऊंगा, क्योंकि मंथली मैगजीन है तो इसमें मेंस रिलेटेड चीजें भी होती हैं, तो इसीलिए उस उन चीजों के डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। ऊपर ऊपर से जितनी चीजें होंगी उतनी बता दूंगा, और जो चीजें जरूरी नहीं होंगी वो नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, तो अगर आपको कुछ ना मिले तो समझ लेना वो मेंस के लिए है, प्रीलिम्स से उसका कुछ खास लेना देना नहीं। ठीक है, फिर भी आप एक बार ये पूरा पढ़ लेना जो मंथली मैगजीन है मैं समझाने के बाद। अगर आपको कुछ ना समझ में आए मैं समझाए हुआ तो आप मुझे कमेंट में या व्हाट्सएप में या इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी आप डीएम करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अच्छा, एक और चीज की इसको मैं जो चीजें मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो उसको आप सेफली चाहो तो छोड़ सकते हो। ठीक है ना, अगर आपको मान लो लग रहा है कि नहीं मुझे टाइम बचा करके और थोड़ा रिवीजन कर सकता हूँ, तो वो अगर आप चाहो तो छोड़ सकते हो, जो चीजें आपको नहीं मिल रही है इसमें मेरा समझाया हुआ। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर। सबसे पहला टॉपिक है फ्रीबीज का। ठीक है, ये काफी न्यूज में भी रहा है फ्रीबीज वाला, और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। इसको मुफ्त की रेवड़ियां भी हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं। तो ये अच्छी चीज है बुरी चीज है, वो आप डिसाइड करोगे ये टॉपिक समझने के बाद। ठीक है, मैं टॉपिक समझा दूंगा, बाकी डिसीजन आपके ऊपर है क्या है ये चीज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी डीप है, लेकिन पहले समझ कि फ्रीबीज अच्छा है कि नहीं। लेकिन पहले समझते हैं कि आखिर फ्रीबीज होता क्या है। तो देखो, टेक्निकली जो है फ्रीबीज कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक फ्रीबीज वो पब्लिक वेलफेयर मेजर्स हैं जो मुफ्त में प्रोवाइड किए जाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जैसे इलेक्शन के टाइम पॉलिटिकल पार्टी जो मुफ्त में बिजली पानी लैपटॉप टीवी कैश ट्रांसफर वगैरह वगैरह का वादा करती हैं, उन्हें फ्रीबीज कहते हैं। ठीक है, और आज ये फ्रीबीज जो है वो हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की एक रियलिटी बन के रह गई है। ठीक है, तो ये हर जगह इस्तेमाल हो रही है, तो रियलिटी है। तो सोचो इलेक्शन सीजन में होता क्या है, हर बड़ी पार्टी जो है वो घोषणा करती है कि हम सत्ता में आएंगे तो हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। कोई कहता है कि हम लाडली मौसी को 500 रुपए देंगे, 5,000 रुपए देंगे। कोई कहता है हम लाडली बुआ को 10,000 रुपए देंगे। ठीक है, कोई कहता है कि हम हर महिला को 2,000 रुपए देंगे मंथली। कोई कहता है कि हम हर ग्रेजुएट को लैपटॉप देंगे। कोई कहता है हर बेरोजगार को एक कुछ अमाउंट एम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे, ऐसे करके। तो ये सब फ्रीबीज के एक तरह से एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव अगर देखें तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्पेशली डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके कुछ आर्टिकल्स जैसे आर्टिकल 38 हुआ 39 हुआ 41 में क्लियरली कहा गया है कि स्टेट की ड्यूटी है जनता की वेलफेयर प्रमोट करना, ये इंश्योर करना कि हर इंसान के पास डिसेंट लाइवलीहुड हो, और वो वेल्थ स्टेट का काम है कि वेल्थ के कंसंट्रेशन को भी रोके, और एजुकेशन वर्क और पब्लिक एजुकेशन पर वर्क करे और पब्लिक को असिस्टेंस प्रोवाइड करे एजुकेशन और हेल्थ में। ठीक है, तो थ्योरेटिकली अगर देखें तो फ्रीबीज कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल के लाइन में ही है। और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम बालाजी के केस में भी कहा था कि स्टेट का एलिजिबल और डिजर्विंग लोगों को कलर टीवी लैपटॉप एक्सेट्रा डिस्ट्रीब्यूट करना डायरेक्टली डीपीएसपी से रिलेटेड है, और कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन अभी रिसेंटली जो है अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस भी चल रहा है, जिसमें फ्रीबीज को के कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया गया है। और इसमें इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और ये बताना चाहिए कि फ्रीबीज के लिए फंडिंग कहाँ से आएगी। तो अब आता है क्वेश्चन कि क्या फ्रीबीज और वेलफेयरिज्म में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है ये। तो देखो, वेलफेयरिज्म पहले देखते हैं वेलफेयरिज्म होता क्या है। तो ये वेलफेयरिज्म जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी में रूटेड है। इसमें सस्टेनेबल एफर्ट्स होते हैं, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू फूड डिलीवरी हुआ। ठीक है, जैसे पीडीएस का शॉप होता है, फेयर प्राइस शॉप्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ये सब वेलफेयरिज्म में आएगा। फिर मनरेगा एमजी नरेगा के जैसे स्कीम्स लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो ये फ्रीबीज नहीं होते, ये वेलफेयरिज्म के कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, एजुकेशन और हेल्थ में सपोर्ट करना, जैसे हेल्थ ह्यूमन कैपिटल बनाना। ठीक है, वैसे फिर दूसरी तरफ फ्रीबीज को अगर देखें तो ये शॉर्ट टर्म हैंडआउट्स देते हैं, जैसे
फ्री बिजली दे दिया, फ्री फ्री पानी दे दिया, लोन वेवर्स दे दिया, वन टाइम कैश ट्रांसफर दे दिया, ठीक है। तो और सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग जो है फ्रीबीज जो है सस्टेनेबिलिटी नहीं रखते हैं, मार्केट्स को डिस्टॉर्ट करने की पावर रखते हैं और क्रेडिट कल्चर को भी इरोड करते हैं, और लोगों को मेहनत करने से भी डिस्करेज कई हद तक, कुछ हद तक करते भी हैं। एक और इंटरेस्टिंग एंगल है वेलफेयर या सोशल सपोर्ट के। तीन एंगल्स हो, तीन अलग अलग एंगल्स हैं। पहला एक है चैरिटी अप्रोच, दूसरा होता है नीड्स अप्रोच, तीसरा होता है राइट्स बेस्ड अप्रोच। चैरिटी अप्रोच क्या होता है? इसमें सिर्फ इनपुट पर फोकस होता है, आउटकम पर कोई फोकस नहीं होता। इसमें जो है अमीर लोग जो होते हैं उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है गरीब लोगों की तरफ। इंडिविजुअल्स को विक्टिम माना जाता है, मतलब विक्टिम मेंटेलिटी एक तरह से ये प्रमोट करता है, और सिर्फ प्रॉब्लम्स के मैनिफेस्टेशन पे फोकस होता है। जैसे कि गरीब को मुफ्त में कुछ दे दो, ठीक है, बस इतना ही। फिर नीड्स अप्रोच में क्या होता है? इसमें इनपुट और आउटकम दोनों पर फोकस किया जाता है ताकि कि नीड्स को मीट किया जा सके, ठीक है। नीड्स को वैलिड क्लेम्स माना जाता है और इंडिविजुअल को डेवलपमेंट इंटरवेंशन का ऑब्जेक्ट माना जाता है, और इमीडिएट कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम्स पर फोकस होता है इसमें, ठीक। जैसे कि गरीब को वो दे दो जो उसको चाहिए, उसका रिजल्ट भी, और देने के बाद उसका रिजल्ट भी देखो, ठीक। नीड्स अप्रोच में। तो राइट्स बेस्ड अप्रोच में क्या होता है, तीसरा जो ये है कॉन्सेप्ट वेलफेयरिज्म का, इसमें प्रोसेस और आउटकम दोनों पर फोकस होता है। राइट्स रियलाइज कर के राइट्स के रियलाइजेशन के लिए प्रोसेस आउटकम पर दोनों पर फोकस किया जाता है, और राइट्स को लीगल और मॉरल ड्यूटी बेयरर्स के टुवर्ड्स क्लेम माना जाता है, और इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स को एम्पावर किया जाता है अपने राइट्स क्लेम करने के लिए। स्ट्रक्चरल कॉजेज और उसके मैनिफेस्टेशन पे भी फोकस होता है, जैसे कि गरीब को उसका हक दिला दो और सिस्टम को भी चेंज करो, ठीक है। तो ये सब चीजें राइट्स बेस्ड अप्रोच पे आती है। अब सवाल ये आता है कि हमारी जो करंट फ्रीबीज कल्चर है चैरिटी अप्रोच में फिट होती है, जहाँ सिर्फ शॉर्ट टर्म रिलीफ है लेकिन लॉन्ग टर्म एम्पावरमेंट नहीं। एग्जाम्पल से समझें, ये बहुत ही फेमस कहानी है, और आप लोगों ने सुनी भी होगी, आई हो 99% लोगों ने सुनी होगी, कि अगर किसी को एक दिन मछली दोगे तो फिर सिर्फ उसी दिन के लिए उसका पेट भरोगे, लेकिन अगर उसे तुम मछली पकड़ना सिखाओगे तो उसको लाइफ लॉन्ग के लिए उसके खाने का जुगाड़ हो जाएगा, पीने का नहीं, खाने का जुगाड़ हो जाएगा। तो इसमें मछली देना चैरिटी है, और मछली पकड़ना जो है वो, पकड़ना सिखाना वो एम्पावरमेंट है एक तरह से। अच्छा, एक और चीज होती है कि स्टेट्स के पास लिमिटेड रिसोर्सेज भी होते हैं। अगर हम फ्री में बिजली, पानी, लैपटॉप, कैश ट्रांसफर वगैरह सब करते रहें तो फिर स्कूल्स, हॉस्पिटल, रोड्स और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। और लेकिन इसके साथ साथ एक ये भी सच है कि बहुत से लोग अभी भी एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे हैं, और ये इंडिया का एक बहुत ही कड़वा सच है। हाँ, लोग पॉवर्टी के बाहर आ भी रहे हैं, लेकिन पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन भी तो देखो, बहुत ही कम है, ठीक है, बहुत कम रुपए हैं एक दिन। कैलोरी के हिसाब से देखोगे तो अलग है, और पैसे के हिसाब से देखोगे तो अलग है, ठीक है। तो वो पॉवर्टी में बहुत बहुत ज्यादा, अभी भी भारत के बहुत ज्यादा लोग हैं जो पॉवर्टी में हैं, ठीक है। एक यूट्यूब चैनल मैं बताता हूँ, अगर आप को टाइम मिले तो कभी देखना। उसमें समदीश करके है उसका चैनल, अनफिल्टर्ड है कुछ ऐसे करके है, कुछ तो ऐसे करके है, मुझे एग्जैक्टली यानी समदीश नाम है लेकिन उसका बंदे का, जो जिसने ये कवर किया था। तो उसमें दिखाता है, क्या कहते हैं, एक गरीबों का दिखाता है, वो बिहार झारखंड वगैरह के एरियाज में जाता है, तो वहाँ के गरीबों को दिखाता है जहाँ पे लोग एक टाइम खाते हैं, और भी खाना भी कैसे, नॉर्मल खाना नहीं खाते, चावल खा लेते हैं, पानी के साथ खा लेते हैं, चावल नमक मिल जाएगा नमक के साथ खा लेते हैं, ठीक है। और एक बार खाते हैं, फिर अगले 3-4 बार क्या, 3-4 दिन तक क्या खाएंगे, 2-3 दिन तक क्या खाएंगे, उसका कोई ठिकाना नहीं रहता। तो इस लेवल की गरीबी है हमारे देश में, ठीक है। और जहाँ इस लेवल की गरीबी है वहां पर फिर अगर इस तरह के फ्रीबीज मिल भी रहे हैं तो उसको तुम अंडरमाइन भी नहीं कर सकते, खराब भी नहीं कह सकते, ठीक है। तो एक बैलेंसिंग एक्ट। हाँ, लेकिन और कहीं ये भी है कि जो लोग, क्या कहते हैं, बहुत से लोग आप देखोगे दिल्ली वगैरह शहरों में भी, जहाँ पे लोग 4-4 कार रखे हुए हैं लेकिन फिर भी कोई सरकारी योजना का लाभ उठाते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज है, तो लेकिन वही है कि एक बैलेंसिंग एक्ट रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर स्टेट अपने रिसोर्सेज से ज्यादा खर्च करने लगी तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है, फिर इन्फ्लेशन बढ़ता है, फिर इवेंचुअली इकोनॉमिक सफर ही, एट द एंड इकोनॉमी ही सफर करेगी। इससे सबसे ज्यादा नुकसान जो है फिर से गरीब को ही होगा। लेकिन फ्रीबीज, इसके बाद फिर ये तो हो गया वेलफेयरिज्म, चैरिटी अप्रोच, कॉन्स्टिट्यूशनल, ये बता दिया मैंने। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इम्पैक्ट क्या होता है फ्रीबीज का।
ठीक है। अगर फ्रीबीज का इम्पैक्ट देखें तो सबसे पहले इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात करते हैं। पॉजिटिव मतलब वेलफेयरिज्म हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे गरीब लोगों को फूड हुआ, हेल्थ केयर हुआ, हाउसिंग, एजुकेशन वगैरह ये सब फुलफिल करने में काफी हेल्प मिल जाती है इन फ्रीबीज की वजह से ही। जब भी कोई गरीब परिवार को मुफ्त में राशन मिलता है या हेल्थ केयर स्कीम के थ्रू मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है तो उनकी फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाती है। सोशल और जेंडर डिस्पैरिटी को भी इससे एड्रेस होता है, ठीक है। जैसे कि मिड डे मील स्कीम ने स्कूल जाने वाले बच्चों के न्यूट्रिशन लेवल्स को भी इम्प्रूव किया है, ऐसे भी रिपोर्ट्स हैं। और फ्री बाइसिकल स्कीम में स्पेशली रूरल एरियाज में लड़कियों को का स्कूल एनरोलमेंट इम्प्रूव हुआ है। डाटा बताता है कि जहां जहां ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं वहां जेंडर गैप एजुकेशन में कम हुई है। और इंक्लूसिविटी और सोशल मोबिलिटी को प्रमोट करते हैं ये फ्रीबीज, क्योंकि फाइनेंशियल बैरियर्स कम होता है और इंक्लूसिव ग्रोथ होती है। और जब एजुकेशन, हेल्थ केयर और बेसिक फैसिलिटीज सबको अफोर्डेबल या फ्री हो जाती हैं तो सोसाइटी का हर सेक्शन प्रोग्रेस करने के लिए वो मतलब सोसाइटी के हर सेक्शन को प्रोग्रेस करने के लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी बढ़ता है क्योंकि फ्रीबीज के थ्रू डिसंगेज्ड वोटर्स भी वोट देने के आते हैं और जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इससे डेमोक्रेसी और स्ट्रांगर होती है और रिप्रेजेंटेशन और बेटर होता है। मार्केट फेलियर्स को मिटिगेट करने में भी काफी हेल्प करता है, जैसे अंडर एम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं ये। वन टाइम मान लो किसी को कैश मिला या फिर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिला, ठीक है। तो ये मार्केट फेलियर्स को भी मिटिगेट करने में काफी हेल्प करता है और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी इससे कम होती है। लेकिन अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइड भी है। नेगेटिव साइड में देखें तो फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। बजट स्ट्रेन काफी ज्यादा होता है और फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ता है। जब सरकार फ्री सर्विसेज या सब्सिडीज देने में ज्यादा खर्च करने लगती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जॉब क्रिएशन और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए फंड्स कम पड़ जाते हैं। डिपेंडेंसी कल्चर क्रिएट होता है जिसमें लोग फ्री 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 के चक्कर में प्रोडक्टिव काम कम करने लगते हैं और सेल्फ रिलायंस की जगह गवर्नमेंट के असिस्टेंस पर डिपेंड करने लगते हैं, ठीक है। और रिसर्च ये बताती है कि लॉन्ग टर्म में ये प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट भी करता है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो कर सकता है। क्योंकि अब मान लो जिन गरीब परिवारों को पैसा मिल रहा है, जब तक वो गरीब है उन तक ठीक है, उनकी हेल्प हो रही है। लेकिन जब अब मान लो बिना उन्हें काम किए अगर बार बार लगातार उनको पैसा मिलता ही रहेगा तो फिर वो क्यों ही काम करेगा, ठीक है। तो सस्टेनेबल ग्रोथ पर भी निगेटिव इम्पैक्ट होता है, जैसे फ्री में बिजली, पानी स्कीम्स वाले रिसोर्सेज जो होते हैं उसको लोग सस्टेनेबली नहीं यूज करते, उसको वेस्ट करते हैं। जैसे मान लो 200 यूनिट फ्री है तो अब बहुत केयरफुली यूज करो। जैसे महीने का अब आपने इस्तेमाल कर लिया, आपने 29 दिन महीने में आपने बहुत कायदे से इस्तेमाल किया। 30वें दिन आपने 29 दिन इस्तेमाल किए, 150 यूनिट ही खर्च हुए और आपको पता है 200 यूनिट फ्री है। तो 50वें दिन आप कोशिश करो कि भैया किसी तरह 50 यूनिट खींच लूं। ये नहीं कि जैसे आपने 150 यूनिट खर्च किए हैं आपने 29 दिन में तो उसी अकॉर्डिंग आप खर्च करो 30वें दिन भी, तो ऐसा नहीं, सस्टेनेबली यूज नहीं होता, ठीक है। ऐसे ही देखो, पानी के बिल नहीं लगते हैं पंजाब पंजाब वगैरह के किसानों को, तो वो इनडिस्क्रिमिनेटली ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं। तो हालांकि अब उसका भुगताना उनको भुगतना पड़ रहा है क्योंकि उनका ग्राउंड वाटर लेवल तो बहुत नीचे जा चुका है, ठीक है। तो लेकिन यही बात है कि मतलब पैसा उसका नहीं लगता तो फ्री का समझ करके उसको सस्टेनेबली यूज नहीं करते थे, ठीक है। तो उसका नुकसान हुआ, नेचुरल रिसोर्सेज भी वेस्ट हुए, ठीक है। फिर कंजर्वेशन की इंपॉर्टेंस भी कम हो गई। तो फ्रीबीज पॉलिटिक्स भी एक बहुत बड़ा इशू है। इसके अलावा कुछ है फ्रीबीज पॉलिटिक्स का, तो वो भी बहुत बड़ा इशू है जहां पार्टी सिर्फ वोट सिक्योर करने के लिए कुछ भी प्रॉमिस कर देती है, चाहे वो फाइनेंशियली सस्टेनेबल हो या ना हो। इससे कम्पिटिटिव पॉपुलिज्म भी बढ़ जाता है, एक पार्टी को दूसरे से ज्यादा फ्रीबीज देने के रेस में लग जाते हैं, ठीक है। मार्केट्स अंडरमाइन करता है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए रिसोर्स डाइवर्ट हो जाते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म में इंडस्ट्रियल ग्रोथ इफेक्ट होती है। और कई एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अब तो वेलफेयर और फ्रीबीज में फर्क नहीं रह गया है, दोनों टर्मिनोलॉजी एक ही चीज को इंडिकेट करती है, जिससे पॉलिसी मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। जेन्युइन वेलफेयर स्कीम्स और सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए दिए जाने वाले फ्रीबीज में क्लियर डिस्टिंक्शन करना भी जरूरी है। तो स्टेप्स टू बी टेकन इसको छोड़ देते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है खास प्रीलिम्स से। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, ठीक है। स्टेटस और डेवोल्यूशन पंचायत।
ये न्यूज में इसलिए कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट रिलीज की है, स्टेटस ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ पंचायत इन स्टेट। इसमें डेप्थ में एनालाइज किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के 73rd अमेंडमेंट के हिसाब से पंचायत कितनी इक्विप्ड हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करने के लिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन IIPA न्यू दिल्ली ने ये रिपोर्ट तैयार की है और इसमें वैल्यूएबल इंसाइट्स दिए हैं। ठीक है, रिपोर्ट में पता चलता है कि पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में टॉप 3 स्टेट्स हैं, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, जो पंचायती राज को सीरियसली इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो और सबसे नीचे है दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, पुडुचेरी और लद्दाख, जहां डिवोल्यूशन बहुत ही वीक है। इंटरेस्टिंगली 2013-14 से 2021-22 तक नेशन वाइड डिवोल्यूशन 39.9% से बढ़कर 43.9% हो गया है, और ये पॉजिटिव ट्रेंड भी दिखाता है। और कैपेसिटी इनहेंसमेंट कंपोनेंट जो है 44% से 54.6% हो गया है तक इम्प्रूव हुआ है, 54.6% तक, जिसमें राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA जैसे स्कीम्स का भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। ठीक, और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है फंक्शन डायमेंशन जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का बेस है, उसमें नेशनल एवरेज सबसे कम है। ठीक है, 6 डायमेंशन में से। और ये बहुत ही कंसर्निंग है, क्योंकि अगर पंचायत के पास एडिक्वेट फंड्स फंक्शंस ही नहीं है तो वो इफेक्टिवली गवर्नेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते। डिवोल्यूशन इंडेक्स, अब एक बार देख लेते हैं इंपॉर्टेंस क्या है इसका। तो डिवोल्यूशन इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है मल्टीपल रीजन से। एक तो सिटीजन्स के लिए ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड कराता है, जिससे वो देख सकते हैं कि उनकी लोकल गवर्नमेंट कैसे परफॉर्म कर रही है और रिसोर्सेज कैसे एलोकेट हो रहे हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को डेटा ड्रिवन इंसाइट्स भी मिलते हैं, जिससे वो एडवोकेसी और रिफॉर्म्स के लिए पुश कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को रोड मैप मिलता है इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने के लिए, और पॉलिसी मेकर्स इस इंडेक्स से लोकल गवर्नेंस की ओवरऑल हेल्थ एसेस कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ रिफॉर्म्स की अर्जेंट जरूरत है। ठीक है, डिवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें बेसिकली पावर, अथॉरिटी, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर हायर लेवल से लोअर लेवल की जुरिस्डिक्शन ट्रांसफर करने का इसमें प्रोसेस है, जिससे लोअर लेवल ऑटोनोमस हो जाती है और डिसीजन मेकिंग खुद से कर सकते हैं। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन का भी एक फॉर्म है। कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग पंचायत स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए पावर और अथॉरिटी का डिवोल्यूशन जो है स्टेट्स के डिस्क्रिप्शन पर छोड़ा गया है। ठीक, तो वही लिखा है लोकल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग पंचायत एज स्टेट सब्जेक्ट। पर इसके चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। चैलेंजेस क्या हैं? फ्रेमवर्क में जैसे इरेगुलरिटीज है, जैसे इरेगुलर इलेक्शंस हुए, डिलिमिटेशन या वार्ड फॉर्मेशन में डिले, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है आर्टिकल 243 के अगेंस्ट। मध्य प्रदेश में जैसे 23,000 प्लस लोकल बॉडीज के इलेक्शंस में डिले का मतलब ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो दूसरा चैलेंज, एक तो फ्रेमवर्क हो गया रेगुलर इलेक्शन, फिर दूसरा फंक्शन में है। ठीक है, इनका फंक्शन जो है ज्यादातर लिमिट रहता है ट्रेडिशनल सिविक ड्यूटीज पे ही और सुपरवाइजरी नेचर का ही होता है। ठीक है, इनके पास कोई रियल फंक्शन नहीं होता। फिर फाइनेंसेस का भी इनके पास कोई रियल पावर नहीं होता पैसे का। सारे पैसे तो स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा इनको देता भी नहीं है, बस काम चलाओ पर पैसे देता है। ठीक है, फिर कैपेसिटी बिल्डिंग भी इनकी अच्छी नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, पंचायत का भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा खासा होता नहीं है, और स्किल्ड लोग भी नहीं होते इनके पास ज्यादा, और ना ही इनके पास ऐसा कोई अमला जमला होता है जिससे वो ट्रेन कर सके, कैपेसिटी बिल्ड कर सके। ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी मेजर्स भी उतने कुछ खास नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए करप्शन और मिसयूज ऑफ पंचायत फंड्स काफी ज्यादा कॉमन भी है। ठीक, अब एक बार देख लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डिवोल्यूशन क्या है। इनहेंस इन सर्विस डिलीवरी की इनहेंसमेंट बढ़िया हो जाती है। ठीक है, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू है तो उसके उससे अलाइन करता है ये। फिर ग्रास रूट डेमोक्रेसी को भी स्ट्रेंथन करता है। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता को भी ये और बूस्ट देता है, मतलब बढ़ावा देता है। और फिजिकल हेल्थ जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का डिवोल्यूशन से और बढ़िया ही होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, ये सब सारे आपके पॉलिटी बूस्टर सीरीज में करा दिए गए हैं, तो इसको अब और ज्यादा इस पे नहीं जाएंगे, रिकमेंडेशन एज पर रिपोर्ट्स पे भी नहीं जाएंगे, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन इन प्रेस। ये क्या है? तो देखो, रिसेंटली मिनिस्टर पंचायती राज ने एक पैनल बनाया था जो रिकमेंड करे कि कैसे प्रॉक्सी पार्टिसिपेशन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में एलिमिनेट किया जा सकता है।
ये पैनल बहुत जरूरी था क्योंकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में खासकर वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स के केस में प्रॉक्सी लीडरशिप का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। सबसे बड़ा एग्जांपल अभी एक वेब सीरीज भी है, अमेजोन पे है, अमेजोन पे ही है शायद, पंचायत। ठीक है, तो उसमें भी ये प्रॉक्सी पार्टिसिपेशन, प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन, पंचायत पति वाला कॉन्सेप्ट जो है वो का आपने देखा होगा। उसमें प्रधान जी जो रहते हैं, प्रधान जी महिला हैं, ये पुरुष हैं, वो वाला। ठीक है, तो वही इस कमेटी, जो कमेटी बनी थी प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन के लिए के रिगार्डिंग, तो इस कमेटी का रिपोर्ट का टाइटल है ट्रांसफॉर्मिंग वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन एंड रोल्स इन पंचायती राज सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन, एलिमिनेटिंग एफर्ट्स फॉर प्रॉक्सी पार्टिसिपेशन। और ये रिपोर्ट जो है मुंडोना रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 के केस के बाद बनाया गया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली डायरेक्शन दी थी कि एक कमेटी फॉर्म की जाए जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में प्रॉक्सी पार्टिसिपेशन के इशू को एग्जामिन करे। ठीक है, तो इसके बाद में फिर वुमेन रिजर्वेशन, फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में थोड़ा है। ठीक है, वुमेन रिजर्वेशन का ये फैक्चुअल डेटा है, ये फैक्चुअल डेटा आप खुद ही पढ़ना, इसमें कुछ खास बताने लायक है नहीं। फिर आता है नेक्स्ट, ये न्यूज इन शॉर्ट्स है, इसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर को यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप इतना पढ़ो। और इसमें से जो मैंने छोड़ दिया है उसको आप भी सेफली छोड़ सकते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन, PRIS, तो ये भी आप क्या कहते हैं, मील्स रिलेटेड ज्यादातर है, इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक, ये डेटा फैक्ट्स एक बार देख लेना। और इसमें ज्यादातर डेटा मैंने पढ़ा ही दिया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या हुआ है, क्या किया है। ठीक है, कोटा क्या कैसे है, करंट रिप्रेजेंटेशन वुमेन का कैसे है, प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन का इशू मैंने बता ही दिया है। अब इसके बाद में फिर इसमें कुछ बचता है नहीं बताने लायक। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इतना ही आज के लेक्चर के लिए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।